अगला जो आपका कंजंक्शन में पॉइंट है आपका क्यूमुलेटिव के बाद अगला जो आपका आएगा वो है आपका अल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प। तो आप जिस कंजंक्शन की बात करेंगे उसमें क्या होगा कि सारे टर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट फॉर्म में आएंगे, यानी या तो एक या दूसरा, एक साथ दोनों नहीं। अगर आप ऑल्टरनेटिव की बात करें तो वर्ड आपके पास है इधर और, निदर नॉर, और अदरवाइज, एल्स, बट टू, एक्सेप्ट टू। चलो नोट कर लिया। देखो जैसा कि नाम से क्लियर है ऑल्टरनेटिव, यानी इसमें क्या होता है कि एक का विकल्प दूसरे के साथ चलता है, इसको आप ऑल्टरनेटिव कहते हैं। अगर आप ऑल्टरनेटिव में चलेंगे तो जो पहला आपके पास वर्ड ग्रुप है वो थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, इधर और निदर नॉर। ये आपके पास दो वर्ड हैं, इधर और निदर नॉर। ठीक है, इधर और निदर नॉर के साथ आप जाएंगे तो इसका मतलब फॉर पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव, और निदर नॉर कहां आएगा, फॉर नेगेटिव ऑल्टरनेटिव। जो प्रॉब्लम देगा वो कैसे आएगी इसको समझो, कि इधर के साथ और आना चाहिए लेकिन नॉर का कॉम्बिनेशन होगा, और निदर के साथ नॉर आना चाहिए लेकिन और का कॉम्बिनेशन होगा। यहां एक छोटा सा नोट और समझें, with these conjunctions क्या हरकत हो रही है भाई। नोट कर लिया। हो गया। कंडीशन है आपकी इधर और निदर नॉर। तो हमने कहा कि देखो इधर के साथ नॉर और निदर के साथ और लगाकर ये केस बनाता है, एक क्वेश्चन तो ये बनाएगा। इस पूरी कंडीशन में जो आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा वो लीडर होगा। इसके पहले एज या नॉट सो एज में क्या हो रहा था कि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट था वो लीड कर रहा था। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखा जाए।
इधर ही nor you are worthy for this job. Either he nor you are worthy for this job. कि अगर आप बात करते हो, क्या ये सेंटेंस सही है? वर्दी मतलब काबिल, योग्य। स्टार्ट आपने किससे किया? पॉजिटिव अल्टरनेट इधर के साथ, और आप उसको किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? नेगेटिव टर्म नॉर के साथ। तो इंस्टेड ऑफ नॉर इट शुड बी व्हाट? और। अच्छा, ये यू के साथ यहां आर आया है, क्या यू के साथ आर आना चाहिए कि ही के लिए इज आना चाहिए? किसे लगता है कि ही के लिए इज आना चाहिए? अभी एक आध आवाज आई है कि ही के लिए इज आना चाहिए। वेरी गुड। तो हमने कहा कि इस स्टेटमेंट में दोनों कंजंक्शन में सेकंड सब्जेक्ट लीड करेगा। तो सेकंड सब्जेक्ट कौन है इसमें? ही है कि यू है? तो फिर इज क्या करने को आ रहा है? अब नहीं आएगा। चलो, जब जाग जाओ तभी सवेरा है। हाँ, इधर की जगह आप निदर भी यूज कर सकते हैं, जैसे निदर योर वर्क not your friends needs help। क्या ये सही है? ये सही है क्या? निदर के साथ नॉर लगा हुआ है, तो निदर के साथ और आना चाहिए। ऐसा क्यों? वेरी गुड। देखो, योर फ्रेंड, सॉरी, योर वर्क, ये कौन सा नाउन हो गया? ये सब्जेक्ट वन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है, ठीक। और फिर दूसरा आ गया योर फ्रेंड्स, ये आपका सब्जेक्ट टू हो गया, और ये कॉमन नाउन प्लूरल है। तो आप जब आप निदर नॉर लगाएंगे, क्या समझा रहे हो उसे? कुछ समझा रहे थे उसको? हाँ, कौन बोल रहा है फिर? आप बताओगे फिर आज कौन बोल रहा है, ठीक है। पीछे से पिछली दो रोज से अगर आवाज आएगी तो आपसे पूछा जाएगा, आप मॉनिटर हो इस दो लाइनों के, ठीक है। अब इसके बाद जो आवाज आएगी वो आप जिम्मेदार हो। चलो, तो निदर योर वर्क नॉर योर फ्रेंड, तो यहां पे निदर के साथ नॉर किया तो कंडीशन किसके साथ चली गई? सेकंड के साथ। योर फ्रेंड आपका क्या है बच्चे? ये आपका प्लूरल केस कॉमन नाउन है, तो यहां पर आपका जो सब्जेक्ट होगा वो भी, सॉरी, जो वर्ब होगा वो भी आपका प्लूरल होगा, नीड्स के बदले नीड, ठीक है। चलिए आगे बात करें। नोट कर लिया? हो गया भाई? आगे आइए। अगला वर्ड है आपके पास और। निदर नॉर, इधर और के बाद अगला वर्ड और, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो अगर आप और की बात करेंगे तो और का मतलब या होता है फॉर,
क्विक ऑल्टरनेटिव टर्म। तो अगर आप और लगा रहे हैं तो ये क्विक अल्टरनेटिव, यानी कि जो इसमें डिसीजन होता है वो शार्प डिसीजन होता है। एक चीज और ध्यान रखो, अगर ऑल्टरनेटिव केस वेदर आएगा, WHETHER, अगर वेदर आएगा तो वेदर के साथ हमेशा क्या आता है भाई, और आता है। WHEATHER नहीं, WHETHER वेदर, जो कि कंजंक्शन होता है उसके साथ और का यूज करते हैं। ठीक है, कंडीशनल केस है इसलिए ध्यान से सुनना। चलो, he was ordered to pick a bag and a ball, but he picked none। सेंटेंस कहां कहां सही है या कहां कहां गलत है, ये बताओ। एंड की जगह और होना है, नहीं, ऑर्डर्ड लगा हुआ है, पास्ट का केस है, टू पिक इन्फिनेटिव है तो पिक्स नहीं होगा, टू पिक सही है। अ बैग एंड अ बॉल बट ही पिक्ड नन। क्या होना चाहिए, और लगा दें, पक्की बात है, फिर सोच लीजिए। हाँ, ये पास्ट का केस हो गया ना यहां से। देखो, अगर आपको पिक करने के लिए किया जाएगा और आपने कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब आपके पास इन दोनों में अल्टरनेटिव था। तो अगर विकल्प का केस बनेगा तो नो डाउट ये जो आपका एंड है वो कहां चला जाएगा, ही वॉज ऑर्डर्ड टू पिक अ बैग और अ बॉल। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो, कुछ तो बोल रहे हो, बोल जरूर रहे हो, हमसे पूछो, पूछो क्या पूछ रहे थे। क्या समझ में नहीं आया बताओ, कहाँ पे पॉइंट समझ में नहीं आया, बताओ जरा। एक बार ना एक बच्चा क्या हुआ कि वो घर के फ्रिज से मिठाई चुरा के खा रहा था। पापा ने देख लिया, पूछे मिठाई क्यों चुरा रहे थे, बोले वो मैं कूलिंग सही कर रहा था फ्रिज का। उसको लगा कि यार ये तो सामने वाला बेवकूफ है, सबसे होशियार मैं ही हूं। हमने बहुत सारी चीजें हम लोग इग्नोर करते हैं, जब ज्यादा होता है तब बोलते हैं। हमने क्यों बोला कि ये पिछली दो लाइनें जो है ये तनुज जो है वो लीड करेगा। बात समझ रहे हो। हाँ, तो वी हैव टू मेक इट श्योर वेदर एवरीथिंग इज फेयर एंड नॉट, ये चेक कीजिएगा। हम आप लोगों से हर बार कहते हैं
कि ये 2-3 घंटे की जो क्लास होती है, कम से कम इसको तो ईमानदारी से कर लिया करो। इसके बाद दिन भर जो मर्जी वो करो ना। सो वी हैव टू मेक इट श्योर वेदर एवरीथिंग इज फेयर एंड नॉट, क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली आपको बताया गया है कि वेदर का जब केस चलेगा तो ये ऑल्टरनेटिव केस चलता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। नोट कर लिया? आगे बोलिएगा। अदरवाइज, फॉर नेगेटिव या अपोजिट इंपैक्ट, एक ऐसे इंपैक्ट की बात करें, एक ऐसे प्रभाव की बात करें जो नेगेटिव है। अदरवाइज का मतलब क्या होता है? अन्यथा या नहीं तो इसमें क्या होता है, हम सामने वाले को थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं, या फिर हम एक ऐसी पोजीशन की बात करते हैं जिसका रिजल्ट क्या हो सकता है, अपोजिट आ सकता है। ठीक है, जैसे कीप साइलेंस, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। तो ये थोड़ा सा आपके साथ कंडीशनल केस है भाई, या तो आप शांत हो जाओ, अदरवाइज फिर आप पनिशमेंट लो। तो ये विकल्प आपके ऊपर है। कंजंक्शन कौन सा चल रहा है भाई? ऑल्टरनेटिव। तो हमने कहा जितने वर्ड होंगे ना वो आपस में एक दूसरे का विकल्प देंगे। जैसे वर्क हार्ड, अदरवाइज 14th of November is not far away। कि मेहनत करो, नहीं तो 14 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है। हैं? वो डिपेंड करता है कि 14 नवंबर को अगर तुम बाल दिवस के रूप में लेते हो तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन जिंदगी भर बच्चे बने रहोगे तो तुम्हारे लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 14 नवंबर को हम किसके साथ जोड़ते हैं? डेट ऑफ एग्जामिनेशन। कि मेहनत कर लो, तो आज तारीख तुम्हारी 10 हो ही गई, और सबको पता है कि अक्टूबर के लास्ट के बाद जैसे आप नवंबर में आओगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर उतने दिन आपको 8-10 दिन केवल प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्लास में घूमने का कोई मतलब नहीं होता, प्रैक्टिस करो। हाँ, क्लास में जा रहे हो, प्रैक्टिस करो, पेपर सॉल्व करो। तो ले देखिए, तुम्हारे पास 1.5 महीने का टाइम है, आम भाषा में कहो तो 6 हफ्ते का टाइम है, और उससे आम भाषा में कहो तो 18 क्लासेस लगनी है इंग्लिश की। उसमें भी सुन लो, अभी उसमें भी छुट्टियां होनी है, तो ले देखिए 15-16 क्लास लगनी है इंग्लिश की। नहीं, कह तो रहे हैं, सुनो, जब हकीकत का सामना होता है तो कभी कभी डर लगता है। फिर या तो आंखें बंद कर लो कि हमसे कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हारे आंखें बंद करने से जो सिचुएशन है वो तो हटेगी नहीं, वो तो रहेगी रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक बनो। ये बचपना ना बहुत आएगा जाएगा, ये टाइम नहीं आएगा। चलो, तो क्या ये सही है? वर्क हार्ड, अदरवाइज 14 नवंबर इज नॉट फार अवे। चलिए आगे बात करेंगे। नोट कर लिया सबने? अगला बोलिएगा। एल्स। चलिए, एल्स इसका मतलब होता है सिवाय, के अलावा, के अतिरिक्त।
इसको आप क्या बोलते हैं, एल्स बोलते हैं। जैसे आई कैन डू एनीथिंग एल्स सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है बेटा कि ये आप सिचुएशन कैसा रख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे। हाँ, ये भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखना। आई कैन डू एनीथिंग एल्स सॉल्विंग द क्वेश्चन इन क्लास। क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो एक ये आप अब देखो, ये दोनों ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है। जो जैसे नेचर का होगा उसके लिए पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव भी है, नेचर भी नहीं, अब नेगेटिव भी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा कुछ भी, मतलब मंदिर में जा रहे हैं तो पूजा करने के अलावा कुछ भी करेंगे, ठीक है, सीधी सी कहानी है। तो यहां एल्स का मतलब क्या हो गया, सिवाय। अब ये देखो डिपेंड करता है कि आप वर्ड को किस कंडीशन में यूज कर रहे हैं। यहां एल्स का मतलब सिवाय हो गया, और ये ऑल्टरनेटिव है। जैसे यू कैन टेक एनीथिंग एल्स दिस बुक। तो इस बुक के सिवाय कुछ भी ले सकते हो, यानी आप इस बुक को छोड़ दो, बाकी जो मर्जी वो ले लो। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने सेंटेंस में यूज कैसे किया। एक वर्ड, दो, एक वर्ड होता है, इसको कहते हो भाग लो। भाग लो सुना है? हाँ। तो अब प्रॉब्लम यह है कि आप अगर बोलेंगे भाग लो, तो ये जो जिस लायक होगा उसको उसकी मीनिंग में समझ में आएगी वैसे ही। अब भाग लो का एक अर्थ होता है जुड़ जाओ, पार्टिसिपेट करो, भाग लो। तो एक तो उसके लिए भाग लो है जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक होता है भाग ले, निकल ले, तू बेकार नालायक है, इस लायक नहीं है तू। तो ये उसके लिए जो नेगेटिव एटीट्यूड है। वो तो डिपेंड करता है ना आपको कि हमारा नेचर कैसा है, हमारी सोच कैसी है कि नहीं। बात समझ में आ रही है? आगे बोलिए। बट टू, ये लास्ट वर्ड होगा, एक्सेप्ट होगा। चलिए आइए, बट टू इसका मतलब भी होता है बेटा के अलावा। के अलावा, और अल्टरनेटिव टर्म यानी वैकल्पिक अवस्था यहां भी होती है। अब अगर बट टू की बात करें, के अलावा की बात करें, तो यहां भी आफ्टर एक्सेप्ट का मतलब भी सिवाय होता है। ये ध्यान देना, सिवाय होता है, शिवाय नहीं होता, ठीक है। तो सिवाय और शिवाय में अंतर होता है। सिवाय मतलब अलावा, उर्दू का वर्ड है ये, है बेटा? बोलो बोलो बोलो। एक मिनट रुको, वो बोल रहा है, हम समझ रहे हैं। तुम ट्रांसलेटर हो उसके, या उसकी जॉब ज्वाइन की है, अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है? हमको समझने दो बेटा, फिर हम आपसे भी आएंगे, रूबरू करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो बाबू। वो एक्सपेक्ट होता है, वो PECT होता है, ये CEPT होता है। एक होता है आलू, एक होता है भालू, दोनों के लास्ट में लू है, लेकिन आ और भा आने से मतलब बदल गया ना बेटा, ठीक है। हाँ तनुज, अब बोलो क्या बोल रहे थे। ये गलत बात है, हमेशा अपनी बात आगे रखा करो। सुनो हम बता रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहा है तो क्या उसके बदले जॉब आप करोगे?
सुन लो, अगर कोई इस लायक नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाएगा, तो उसकी प्रॉब्लम लाइफ में कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा। देखो, ये वो दोस्त है जो तुम्हारा साथ छोड़ के भाग गया। ऐसे ऐसे दोस्त बनाओगे, तुम्हारा बेड़ा गर्क सबसे पहले करेंगे ये सब। इसलिए दोस्ती भी सोच समझ के करनी चाहिए, मतलबी लोगों से नहीं। दूर हटना आज के बाद उसके पास से। चलो ठीक है। तो बट टू, सॉरी, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय हो गया। वो आप जो कह रहे थे वो एक्सपेक्ट, उसका मतलब उम्मीद करना होता है। ठीक है, आइए। एक्सेप्ट टीचिंग, नहीं एक्सेप्ट, वो टू लगा दोगे तो नाउन आएगा, लेकिन वो जो वर्ड है वो एक्सेप्ट ही है। ठीक है, एक्सेप्ट टीचिंग एनीथिंग कैन बी डन बाय सुरेश। तो टीचिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो सुरेश कुछ भी कर सकता है, यानी केवल एक काम नहीं कर सकता। क्या? टीचिंग। बात समझ रहे? ठीक है, तो ये क्या है? ऑल्टरनेट। या तो सुरेश से कुछ भी करा लो, टीचिंग मत कराओ। तो ये जितने वर्ड आपने इसमें देखे ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन में, ये सारे के सारे क्या दे रहे थे? एक दूसरे का विकल्प दे रहे थे। देखो, नाम से ही जो नेचर है वो क्लियर होता है। अब किसी का नाम सुशील है तो ये समझ में आता है कि थोड़ा सा नाम का फर्क पड़ेगा, बंदा पोलाइट होगा, है कि नहीं? है? गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। आइए आगे बात करेंगे। कैमुलेटिव और अल्टरनेटिव के बाद अगला जो आपके पास कंजंक्शन है वो है आपका इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है व्याख्यात्मक। अब इसमें जितने भी आपके वर्ड आएंगे, जैसे आपने देखा कि क्यूमुलेट में क्या काम कर रहा था? जोड़ रहा था। तो इलेटिव में क्या करेगा बेटा? इलेटिव में एक्सप्लेन करेगा। ऑल्टरनेटिव में क्या कर रहा था? विकल्प दे रहा था। ठीक है, तो जिस नाम का कंजंक्शन है उसका नेचर भी उसी के साथ सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप जब बात करते हैं क्यूमुलेटिव के बाद इलेटिव, तो इलेटिव में आपके पास जो वर्ड है वो है आपका सो, बिकॉज, hence, therefore, that's why। ये जितने आपके वर्ड हैं ये सारे क्या है भाई? ये सारे आपके इलेट कर रहे हैं। अब इलेट का मतलब कि आप जब किसी भी कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं, हमने कहा देखो, जो आपका कंजक्टिव इंडिकेटर होगा वो हमेशा दूसरा वाला सेंटेंस होगा। तो कंजक्टिव इंडिकेटर से आपको ये फाइनल करना होगा कि आपका कंजंक्शन कौन सा यूज होगा। आज की क्लास में हम लोग कंजंक्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। तो अगली क्लास में वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ कंजंक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन। ओके, तो जरा समझें। He lost the match, so he is sad। अब जरा समझें, he is sad, दुखी क्यों है भाई? रीजन क्या है? क्योंकि उसने मैच हार गया वो। तो इसका मतलब ये जो सो है वो उसकी पोजीशन और उसके रीजन दोनों को आपस में
जोड़ रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ये क्या हो गया बेटा, ये आपका क्यूमुलेटिव हो गया। फिर अगला है आपका आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज इमरान खान इज सिक। इमरान खान बीमार हैं इसलिए मैं खुश नहीं हूं। ठीक है, बिल्कुल लगा दो। हाँ, ये सारे वर्ड एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव में आएंगे। कंफ्यूजन कहां आएगी? कंफ्यूजन इनके आपस में नहीं आएगी, अब कंफ्यूजन दूसरे ग्रुप से आएगी। अगर हम एंड लगा दें, बट लगा दें, तो वहां चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में सिखाया था कि इंटरनल कंफ्यूजन कम रहती है, जो ग्रुप टू ग्रुप कंफ्यूजन है कि आना चाहिए आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन, दे देगा इलेटिव कंजंक्शन। यहां प्रॉब्लम आती है बेसिक, और ये चीज आप कंजक्टिव इंडिकेटर से फाइनल करेंगे। ठीक है, दिस बुक is in great demand. Hence, it is important for anyone तो इस बुक की डिमांड ज्यादा है, हेंस मतलब इसलिए हो गया। फिर हाँ, इलेटिव का मतलब ही हो गया ना कि जो रीजन है, जो काम है, उसके पीछे का जो रीजन है, जब ये एक्सप्लेन करेंगे, इसको दिखाएंगे, तो ये सारे के सारे टर्म आपके कहां चले जाएंगे? इलेटिव में। अब आप ये हेंस यूज कर रहे हैं, आप वहां सो भी यूज कर सकते हैं, आप देयरफॉर यूज कर सकते हैं, आप दैट्स वाई यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अब यह है कि हेंस, दैट्स वाई या देयरफॉर के बदले आप बट नहीं लगा सकते, आप एज नहीं लगा सकते। ये रीजन है। ठीक है, he is not proficient in computer, therefore his salary is not good. गुड आफ्टरनून। तो सैलरी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है भाई? क्योंकि वो प्रोफिशिएंट नहीं है किसके अंदर? कंप्यूटर में। आप दैट्स वाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना बेटा कि आप जो ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये वर्ड बेसिकली एक ग्रुप में आ सकते हैं, लेकिन ये दूसरे ग्रुप के साथ नहीं आएंगे। यानी आप दैट्स वाई या देयर फॉर तो लगा लीजिए, लेकिन आप बट, एंड, बोथ, बिकॉज ऐसे कंडीशंस नहीं यूज करेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहां किसी को? लास्ट आपका ग्रुप है एडवर्जेटिव। लास्ट है और इंपॉर्टेंट है। बोलना चाहिए था ना बेटा पहले। चलिए, कोई लिखा है तो उसकी हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, एडवर्जेटिव एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट। एडवर्जेटिव का मतलब एक ऐसे कंजंक्शन की बात कर रहे हैं जो एडवर्स पॉइंट यानी कि विपरीत अवस्था के साथ संबंधित होगा। ठीक है, अगर आप एडवर्जेटिव की बात करेंगे तो इसके साथ वर्ड आपके पास आएंगे बट, येट, स्टिल,
हार्डली और स्कार्सली, ये वर्ड आपके पास एडवर्सेटिव है। ठीक है, तो एक एक करके समझो। बट की अगर आप बात करें तो हमने कहा बट के दोनों तरफ का केस अपोजिट होता है, यानी बट के पहले अगर नेगेटिव केस है तो बट के बाद पॉजिटिव होगा, बट के पहले पॉजिटिव है तो बट के बाद नेगेटिव होगा। ग्रामेटिकल पोजीशन इक्वल होती है, ग्रामर नहीं चेंज होगा, लेकिन सेंटेंस की जो कंडीशन है पॉजिटिव और नेगेटिव में वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे आई हैव everything and time, so I can't join this function. I have everything and time, so I can't join this function. तो मेरे पास सब कुछ है और समय भी है, इसलिए मैं फंक्शन नहीं ज्वाइन कर सकता। तो अगर टाइम है तो फंक्शन क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ठीक है, जैसे नहीं 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 नहीं, एंड टाइम करोगे तो फिर आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? ज्वाइन करना चाहिए ना, तो टाइम नहीं का केस बनेगा। समझे? और देखो, बट का मतलब लेकिन थोड़ी होगा भाई, बट का मतलब सिवाय से चला जाएगा, के अलावा। आप लेकिन में हिंदी निकाल रहे हो तो फंसो गई। हाँ, ठीक है, जैसे he worked hard and missed the target by little margin। क्या होना चाहिए? वर्कड हार्ड, मेहनत किया, पॉजिटिव केस। टारगेट मिस कर दिया, नेगेटिव केस। दोनों स्टेटमेंट आपस में अपोजिट हो गए। तो स्टेटमेंट अगर आपस में अपोजिट हो गया तो ये केस कहां चला गया? फिर एंड के साथ थोड़ी जाएगा। अब यहां आपकी हिंदी निकल निकल गई। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है आपका येट और स्टिल। ये दोनों का मतलब अब भी या फिर भी होता है, और ये आपका नेगेटिव कंडीशन ही दिखाते हैं। जैसे ही वॉज इल, स्टिल या येट। He is going to मार्केट। जरा समझो, अगर एक बंदा वीक था, स्टिल कमजोर था, इल था, बीमार था, तो उसको मार्केट नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बंदा क्या था, यहां पर इल था और फिर मार्केट जा रहा है, इसका मतलब ये केस आपका नेगेटिव आ गया और ये केस पॉजिटिव आ गया। तो इन दोनों को कॉन्ट्रेरी पोजीशन दिखाने के लिए आप येट या स्टिल में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया।
आइए, जो लास्ट आपका वर्ड ग्रुप है हार्डली और स्कार्सली, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दो तरीके से यूज करेंगे, और कैसे कैसे यूज करेंगे उसको भी ध्यान से देखेंगे सभी लोग। चलिए, हार्डली और स्कार्सली, इन दोनों का मतलब होता है मुश्किल से। ठीक है, और ध्यान देना, हार्डली और स्कार्सली के साथ दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला, हार्डली और स्कार्सली जब भी आप यूज करेंगे तो इसके साथ जो इसका प्रिंसिपल क्लॉज है ये व्हेन के साथ जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए हार्डली और स्कार्सली के साथ देन लगा देता है। ये एक रॉन्ग केस है। तो हार्डली और स्कार्सली के साथ देन नहीं लगेगा, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हार्डली और स्कार्सली के साथ इन्वर्जन एक्सप्रेशन बनवाता है। इन्वर्जन समझते हैं क्या होता है? इन्वर्जन मतलब जहां पे भी बस कल ही बात हुई थी, इसके पहले वाली क्लास में बात हुई थी कि एक, हाँ बिल्कुल, एक वर्ब के पहले अगर दो वर्ड आए और दोनों के दोनों वर्ब पे क्लेम कर जाएं तो वहां इन्वर्जन क्रिएट होता है। ठीक है, तो जरा एग्जांपल देखें सभी लोग। हार्डली I had reached at station, then I noticed that the train was late by 2 hours। क्या ये सेंटेंस सही है? बताएं कहां कहां प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आपने हार्डली से स्टार्ट किया, तो यहां पर देन नहीं आएगा। ये तो बड़ा सिंपल सी कहानी थी। दूसरी कहानी क्या है? हार्डली को आप यूज कर रहे हैं आई हैड, तो आई आपका सब्जेक्ट है जो वर्ब के साथ जा रहा है, हार्डली भी आपका एडवर्ब है जो वर्ब के साथ जा रहा है, तो इन्वर्जन बन रहा है भाई। ठीक है, इन्वर्जन बन रहा है तो क्या काम करेंगे, फिर इसको आप इंटरचेंज करेंगे, और सही केस क्या होगा? हार्डली। क्या किसी ने इस तरीके से या इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन देखा है कहीं? देखा है? वो तो हमने करा था, आपने किसी प्रैक्टिस सेट वगैरह में देखा है कहीं? वेरी गुड। देखो, अगर प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो नो डाउट वहां पर है। वो अलग कहानी है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाए ही ना, वो आपकी प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आइए देखा जाए आगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। Scarcely scarcely he went to office, I started doing my work। Scarcely he went to office, I started doing my work। क्या ये सेंटेंस सही है? ये देखो, आई स्टार्टेड का तो यहां कोई इशू नहीं था, स्कार्सली एडवर्ब था जो कि वेंट के साथ, और ही सब्जेक्ट था वेंट के साथ, दोनों एक ही वर्ब पे कनेक्ट हो रहे हैं, ये आपका इन्वर्जन बनेगा। तो इन्वर्जन बनेगा तो कैसे बनेगा भाई?
scarcely did he go। ठीक है, किसी को समस्या कोई? तो ये आपका जो चैप्टर था कंजंक्शन, ये कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने 4 कंजंक्शन पढ़े, कौन कौन से? क्यूमुलेटिव, इलेटिव, एडवर्सेटिव और ऑल्टरनेटिव। और आई थिंक 20-25 वर्ड्स के आसपास हम लोगों ने पढ़ा भी होगा मिला के ओवरऑल। ठीक है, अब कंजंक्शंस के आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, टुडे आपके ग्रुप में कंजंक्शन का असाइनमेंट आज आपको मिल जाएगा। सो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कंजंक्शन। और जो अगला चैप्टर शुरू होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप कह सकते हैं कि ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का। इट इज कंसीडर्ड एज नरेशन। ठीक है, आप सबने जरूर अपनी लाइफ में नरेशन जरूर पढ़ा होगा, जिसको आप क्या कहते हो आम भाषा में? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहते हो। जरा एक चीज समझ लो, 5 मिनट इसका हम कॉन्सेप्ट समझा दें कि ये नरेशन होता क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसको आम भाषा में कहते हो चुगलखोरी करना, चुगली करना। आपको अगर नरेशन समझना है तो समझो कि नरेशन में नर शब्द का मतलब होता है टू से। ठीक है, नर का मतलब होता है टू से, और एशन जब लगा देंगे तो प्रोसेस होगा। तो नरेशन का जो मतलब होता है वो होता है अ प्रोसेस ऑफ रीडिस्क्राइबिंग द स्टेटमेंट। ठीक है, जिस प्रक्रिया में आप किसी भाषा को दोबारा बोलते हैं उसे नरेशन कहा जाता है। ठीक है, चलो रखो इसको अगली क्लास तक। ठीक है, आपके पास जो भी बुक वगैरह है, मटेरियल है, उससे आप नरेशन पढ़ के आना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि थोड़ी बहुत आपको हेल्प होगी जब हम लोग इसके टेक्निकल टर्म्स के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप जिस चीज की नॉलेज रखे हुए हैं अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, रखिए यहां तक।